नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून स्थित एमएलए हॉस्टल के कमरों पर कब्जा, कई पूर्व विधायकों का भी नहीं खत्म हो रहा मोह, नियम विरुद्ध कब्जा करने पर उठ रहे सवाल। फर्जी रजिस्ट्री मामले के मास्टरमाइंड की मौत से उलझ रही गुत्थी, सवालों के घेरे में केपी सिंह की मौत, मामले को सुलझाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती। कांग्रेस ने खनन नीति पर उठाए सवाल, कहा आबकारी और खनन पर निर्भर करते हैं प्रदेश की आर्थिकी और राजस्व, लेकिन सरकार के पास नहीं कोई ठोस नीति। देहरादून डीएवी कॉलेज की दीवार गिरने से युवती की मौत, मामले में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लापरवाही के लगे आरोप। उत्तराखंड की कई विधायक और पूर्व विधायक ऐसे हैं जो एमएलए हॉस्टल के कमरों पर अलॉटेड कमरों से अधिक पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन इन विधायकों से राज्य संपत्ति विभाग हॉस्टल खाली कराने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। एमएलए हॉस्टल पर विधायकों का कब्जा, कई विधायकों ने हॉस्टल पर जमाया डेरा, हॉस्टल खाली करवाने की विभाग में नहीं हिम्मत। ये है राज्य संपत्ति विभाग का एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल, जहां विधायक रहते हैं। इस हॉस्टल में हर विधायक को एक एक फ्लैट आवंटित है। इसके अलावा कुछ फ्लैट को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया गया है, जिनमें दूर दराज से राजधानी में विधायकों को मिलने आने वाले लोगों को ठहराया जाता है। लेकिन इन गेस्ट हाउस पर हॉस्टल में रह रहे विधायक ही कब्जा जमाए बैठे हैं। कुछ विधायक, मंत्रियों और 2 पूर्व विधायकों ने यहाँ गेस्ट हाउस पर अपने ताले जड़ दिए हैं, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले लोगों को यहाँ रुकने की सुविधा तक नहीं मिल पा रही। ऐसे कई विधायकों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने एमएलए हॉस्टल पर कब्जा जमाया हुआ है। विधायक फकीर राम टमटा, दुर्गेश लाल, विनोद चमोली, शक्तिलाल शाह, शैला रानी रावत, संजय डोभाल, प्रमोद नैनवाल, भोपाल राम टमटा के पास अपना फ्लैट है। इसके अलावा भी ये विधायक दूसरे फ्लैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल के नाम भी मंत्री आवास होने के बाद भी विधायक हॉस्टल में फ्लैट है। 2 पूर्व विधायक विजय सिंह पवार और प्रेम सिंह राणा ने तो अभी फ्लैट खाली ही नहीं किया है। इस मामले को बीजेपी विधायक खजान दास गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं। ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 70 विधायक हैं और 70 फ्लैट्स वहाँ पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं, जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं, यानी कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो किराए देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि राज्य संपत्ति विभाग सत्ताधारी लोगों की कठपुतली बन गया है। सत्ताधारी दल के विधायक सरकारी कमरों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। देखिए, हमने पहले भी ये बात रखी थी, जब पिछले टर्म में विधायक बनकर आया था तो काजी निजामुद्दीन और हमने ये बात रखी थी कि आप माननीय तो हैं हम, लेकिन जो आपने उनके ठहरने की व्यवस्था कर रखी है, क्या वो उचित है? भाई, आप जो अधिकारी हैं, जब उनसे सर्वोच्च विधायक हैं तो उनके रहने की व्यवस्था उन अधिकारियों से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर हमारे कोई क्षेत्र के लोग यहाँ आए तो यहाँ उनको बैठाने की, मतलब उनको ठहराने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था तो यहाँ फेल है। और मान लिया किसी ने 2 ले रखे हैं तो वो तो सरकार की अनुकंपा हो सकती है कि उन्होंने आवंटित कर दिया हो किसी का। ये तो साहब सरकार चल रही है तो सब कुछ चलता है। उत्तराखंड के सभी विधायकों को विधायक हॉस्टल में एक फ्लैट्स देने का जो है वो प्रावधान रखा गया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि कई विधायकों के पास एक फ्लैट जो है वो अतिरिक्त हैं, यानी कि उन पर बताया जा रहा है कि कई विधायकों का एक तरफ से कब्जा हो चला है।
क्योंकि वो उसका मासिक जो है वो भुगतान भले ही कर रहे हो, लेकिन मार्केट रेट की बात करें तो बहुत ही कम भुगतान उस चीज का हो रहा है। और कई विधायकों के सामने ये दिक्कतें आती हैं कि जब उनके क्षेत्र से लोग दूर दराज से देहरादून पहुंचते हैं तो विधायक हॉस्टल में उनको ठहराने के लिए कमरा उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जब ये मामला जो है वो सुर्खियों में उठा है तो बताया जा रहा है कि जो विधायक कैमरे के सामने खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वो यहाँ तक कहने को कैमरे के पीछे तैयार है कि वो अब अपना जो है एक फ्लैट छोड़ने को तैयार है। ऐसे में देखना यही होगा कि जहाँ कई कैबिनेट मंत्री और भाजपा के कई विधायकों के साथ 2 पूर्व विधायकों ने भी विधायक हॉस्टल में जो है एक फ्लैट कब्जाया हुआ है, तो कब तक सरकार इसका संज्ञान लेती है, राज्य संपत्ति विभाग कब तक जो इन विधायकों या इन माननीयों से जो है वो जो है इन कमरों के कब्जे छुड़वाने में कामयाब होता है। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे प्रतिभा अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल हुए, तो वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल द्वारा तकनीकी शिक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्रों और उनके टीचर पर को सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को मेडल देकर भी सम्मानित किया गया। आज का जो इवेंट था, सच कहूं तो प्रतिभा की पूजा की है, लेकिन उससे भी ज्यादा आज हमने टेक्नोलॉजी को, पॉलिटेक्निक्स को और हमारे टेक्निकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी और सम्मान दिया है। आज जितने भी छात्र छात्रियां हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। उनके साथ उनको शिक्षकों को भी, और सबसे जो टचिंग बात थी कि जो अलुमनी हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक से पहले पढ़े हैं और आज के दिन में इंडस्ट्री के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के अंदर में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया। ये विगत 2 वर्षों से ये दूसरा अलंकरण समारोह और तकनीकी शिक्षा विभाग में हमारे डिप्लोमा होल्डर्स को अंदर एक बढ़ा हुआ आत्मविश्वास के साथ जाएं। इसके लिए ये यूनिवर्सिटी में होता है हमेशा, लेकिन इस तरह से ड्रेसअप करने के बाद जिस तरह बच्चों को अवार्ड देने का काम किया, ये बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा। और निश्चित रूप से जब एक इंजीनियर, एक डिप्लोमा होल्डर जब बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे जाएगा। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान केंद्र यानी कि DRDO रिसर्च सेंटर हल्द्वानी ने उत्तराखंड के जंगलों में मिलने वाले चीड़ के पेरोल के पत्तों से बिजली और बायोगैस तैयार की है, जो भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में कारगर साबित होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पेरोल से उत्पाद तैयार करने के लिए वन विभाग ग्रामीणों से 2 रुपया किलो पेरोल खरीद रहा है। डिबेर के वैज्ञानिकों ने बायोमास गैसिफिकेशन प्लांट फॉर ट्रेड पाइन नीडल्स इजाद किया है और इसी मशीन से 10 से 15 किलो सूखे पेरोल की मदद से 10 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। पिरूल से भी हम गैस बना रहे हैं और गोबर से भी हम, काउडंग से भी हम यहाँ गैस बना रहे हैं। किसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना काम आएगी, उसमें पावर कितना है, पावर कम है तो उसको कैसे बढ़ाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। विभिन्न प्रकार की लैब्स हैं यहाँ पर, उनमें टेस्टिंग चल रही है और एक अच्छा प्रयास है। हम फॉरेस्ट विभाग से 2 रुपये किलो इस समय पिरूल खरीद रहे हैं। उससे गैस बन रहा है बायोमीथेन। बायोमीथेन को प्यूरिफाई करके हम CNG ग्रेड तक ला रहे हैं, जिससे कि उसको CNG की तरह यूज हो पाएगा और उससे फ्यूल सेल भी चल पाएंगे। दूसरा जो है बाकी सॉलिड वेस्ट है, उसको हम गैसिफाई करके उसे हाइड्रोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो हाइड्रोजन बनेगा उसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलेगा और इससे जो पोल्यूशन, कार्बन कंटेंट वगैरह कम रहेगा। तो वेस्ट टू एनर्जी के फील्ड में हम काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी और राजस्व बड़े पैमाने पर आबकारी और खनन पर निर्भर करते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि राज्य सरकार के पास कोई ठोस खनन नीति नहीं है और हर बार वो सवालों के घेरे में रहती है। दरअसल हाईकोर्ट ने धामी सरकार को खनन नीति के मामले में करारा झटका दिया है, जिसमें ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। एक याचिकाकर्ता की आपत्ति पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश देते हुए राज्य सरकार से कहा है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन नहीं कराया गया है तो ई-टेंडर प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए।
तो हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है राज्य सरकार को कि बताइए कि आपने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराया या नहीं कराया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, ई टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले, और यदि नहीं कराया है तो फिर ई टेंडरिंग की प्रोसेस को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। तो स्टे ऑर्डर मिल गया है और बार बार मिल रहा है, बार बार चैलेंज हो रहा है, तो क्या राज्य सरकार अपनी खनन नीति को भी फुल प्रूफ नहीं बना पा रही है? क्या ये धामी सरकार की असमर्थता या नाकामी के रूप में ना गिना जाए? ये सवाल मैं जनता के लिए छोड़। कांग्रेस ने हल्द्वानी के दृष्टिबाधित नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोपी श्याम धनक पर सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि नवरात्रि में बालिकाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी की महिला नेताओं को इस मसले पर सांप सूंघ गया है। उसके बावजूद आप देखिए कि कितनी मोटी खाल है महिला एवं बाल विकास मंत्री की, जो कि स्वयं एक महिला है। एक शब्द पिछले 4 दिन से उत्तराखंड हिला हुआ है इस गंभीर प्रकरण से, और देवभूमि, तपोभूमि, 4 धामों की भूमि हम कहते हैं अपने प्रदेश को, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो रहा है और महिला एवं बाल विकास मंत्री को सांप सूंघ गया है। वो किसी बिल में घुसी हुई है, ना वो जांच की मांग कर रही है, ना वो दंड की मांग कर रही है, ना वो कुछ बच्चियों के लिए सांत्वना के 2 शब्द उनके मुंह से फूट रहे हैं। समाज कल्याण देहरादून में रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले की एसआईटी जांच चल रही थी कि अचानक मामले का मास्टरमाइंड केपी सिंह की मौत ने सबको हैरान कर दिया। पुलिस केपी सिंह की मौत सामान्य बता रही है, लेकिन रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच के बीच हुई मौत कई सवाल खड़े करती है। देखिए रिपोर्ट। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड केपी सिंह की मौत। केपी सिंह की मौत ने किया सबको हैरान। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की चल रही है एसआईटी जांच। केपी सिंह की मौत पर अब उठने लगे सवाल। देहरादून में हुए रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले को लेकर एसआईटी जांच कर ही रही थी कि एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। फर्जी रजिस्ट्री को धड़ल्ले से अंजाम देने वाला यानी कि मास्टरमाइंड केपी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर जेल में बंद केपी सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि पिछले दिनों पुलिस केपी सिंह को बी वारंट पर देहरादून लेकर आई थी। इसके बाद उसे वापस सहारनपुर जेल भेज दिया गया था। केपी सिंह कई बड़ी जमीनों के फर्जीवाड़े में शामिल रहा है। उसका गठजोड़ फर्जीवाड़े में शामिल देहरादून के वकील कमल वीरमानी से भी था। केपी सिंह की मौत को पुलिस सामान्य बता रही है, लेकिन जिस तरह से फर्जी रजिस्ट्री मामले में जांच के बीच केपी सिंह की मौत हुई, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अचानक हुई रहस्यमयी मौत से खड़े हुए सवाल। इस मामले से जुड़े 3 लोगों की हुई थी मौत। 3 बाइंडर की बीते 4 सालों में मौत हुई थी। तीनों ही मौत पर पुलिस संदेह जता चुकी है। अब केपी सिंह की अचानक मौत हुई। बाकी वहाँ पर जुडिशियल, चूँकि उसकी कस्टडी में डेथ हुई है तो जुडिशियल इंक्वायरी उसकी वहाँ पर गतिमान है। फिर भी प्रारंभिक जो जानकारी की गई वहाँ एसएसपी सहारनपुर साहब से और जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनसे जानकारी की गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि हार्ट अटैक के कारण इसकी मृत्यु हुई है। साथ ही साथ एक टीम को भी भेजा गया था सहारनपुर में, जहाँ डॉक्टर्स, जो पैनल के जो डॉक्टर्स है पीएम करने वाले, उनसे भी प्राथमिक जानकारी की गई थी। तो प्रथम दृष्टया उसमें कोई संदिग्धता नहीं पाई गई है और मृत्यु जो स्वाभाविक रूप से हार्ट अटैक से होना पाया गया। केपी सिंह की मौत पुलिस द्वारा भले ही सामान्य बताई जा रही हो, लेकिन इसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल है कि कहीं केपी सिंह की मौत किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि मामले में पहले ही 3 बाइंडर्स की मौत संदेह के घेरे में है। जिसके बाद केपी सिंह की अचानक से मौत हो जाना, वो भी फर्जी रजिस्ट्री मामले में चल रही जांच के दौरान, इस सवाल का जवाब ढूंढना पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बता दें कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से केपी सिंह भी एक था। पिछले दिनों जब केपी सिंह की देहरादून पुलिस ने तलाश शुरू की थी, तो वो नाटकीय ढंग से पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर जेल चला गया था। केपी सिंह के खिलाफ सहारनपुर में भी मुकदमा दर्ज था, जबकि वो देहरादून के 2 मुकदमों में नामजद था। लेकिन अचानक से यूं केपी सिंह का चले जाना सवाल तो खड़े करता ही है, साथ ही केस की गुत्थी भी उलझती नजर आ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार ढहने से एक युवती की मौत हो गई। मानसिंह बाला रोड स्थित डीएवी कॉलेज कैंपस के पीछे की दीवार भरभराकर गिर पड़ी, जिसकी चपेट में एक युवती और उसका भाई आ गए। जौनसार क्षेत्र की रहने वाली 22 साल की सुष्मिता तोमर नौकरी मिलने की खुशी में अपने भाई के साथ कोचिंग सेंटर के स्टाफ को खुशी में मिठाई खिलाने के लिए पैदल लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस घटना के बाद छात्र संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य डॉक्टर आर.के. जैन के आवास का घेराव किया। मृतक युवती के परिजनों की तहरीर पर डीएवी कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। के पास एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें एक दीवार थी वहाँ पर 12 फीट के करीब लंबी, जो काफ़ी जीर्ण अवस्था में थी। उसके अचानक गिरने से वहाँ पर सुष्मिता तोमर नाम की युवती थी, जो उसकी चपेट में आ गई। उसका भाई भी साथ में था, जिससे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और भाई भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। चूँकि इसको देखते हुए मौके पर तत्काल जो भी थे अस्पताल भेजा गया और इसके बाद भाई की तरफ से, मृतक का भाई की तरफ से इसमें 304 एकड़ डीएवी प्रबंधन की लापरवाही पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज पोस्टमार्टम पीएम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य लिए जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में दीवार जर्जर थी, क्यों नहीं उसका मेंटेनेंस हुआ, या उसके लिए अगर कोई पत्राचार किया गया था तो किन कारणों से वो नहीं टूट पाई और नहीं बन पाई। इन सभी चीज़ की लापरवाही के एंगल पर इसमें जाँच की जा रही है। मंगलौर के सिकंदरपुर मुंडलाना गांव में ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के घरों पर पुलिस ने कुर्की नोटिस चस्पा किया है, जिससे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 13 अक्टूबर को ऊर्जा निगम की टीम ग्राम सिकंदरपुर मुंडलाना में मीटर चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान जब टीम ने बिजली चोरी को लेकर कहा तो गाँव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से ऊर्जा निगम की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था, जिनकी तलाश जारी है। रेलवे ने लालकुआं के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र के 9 कच्चे पक्के मकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया है। वहीं रेलवे प्रशासन ने रेलवे यार्ड की दीवार से 60 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई की पैमाइश करते हुए 1 हफ्ते में अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि लालकुआं रेलवे यार्ड के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसे देखते हुए रेलवे यार्ड के अतिक्रमण हटाया जा रहा है। राजीव नगर में रेलवे विभाग की कुछ भूमि अतिक्रमण के रूप में चिन्हित हुई है। उसमें लगभग करीब 9 लोगों को नोटिस निर्गत किए गए हैं। अभी ये प्राथमिक कार्रवाई है नोटिस निर्गत करने की। सप्ताह का टाइम दिया गया है लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए। दोनों पक्षों को विधिक जो भी रहेगा उसके अनुसार सुना जाएगा और जो सक्षम न्यायालय है वहाँ उन्हें सुना जाएगा। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट इसी साल के आखिर में होना है। विदेशों से मेहमान उत्तराखंड में निवेश करने के लिए देहरादून पहुंचेंगे, लेकिन क्या दून मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है? स्मार्ट सिटी के नाम पर दून की बदहाल तस्वीर क्या संवर पाएगी? देखिए रिपोर्ट। क्या इस हाल में दून करेगा विदेशी मेहमानों का वेलकम? 1 महीने के भीतर क्या बदल जाएगी दून की डर्टी पिक्चर? इन्वेस्टर समिट तक क्या दून बन जाएगा स्मार्ट? पहले आप ये तस्वीरें देखिए और फिर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि महज 1 महीने के भीतर स्मार्ट दून का काम पूरा हो जाएगा? क्या दून की ये बदहाल तस्वीर 1 महीने के भीतर सुधर जाएगी? सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इसी साल दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसमें विदेशों से मेहमान देहरादून पहुंचेंगे। उत्तराखंड में निवेश को लेकर कदम उठाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विदेशी मेहमानों का दून इस तरह वेलकम करेगा? स्मार्ट दून के नाम पर पूरे शहर को खोद दिया गया है। पूरे शहर की तस्वीर इस वक्त बदहाल है और शहर विकास मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट तक काम पूरा हो जाएगा। जरा आप भी सुनिए। उसी श्रृंखला में हमने इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी लंदन गए, आजकल अबू धाबी में आप जानते ही हैं, और ये सारा विषय लगातार चल रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसके लिए इन्वेस्टर समिट सामने है और हमारे यहाँ की सड़कें आप देखिए उसमें काम लगातार चल रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट से पहले उन सड़कों का जो जहाँ गड्ढे हैं उनको भरेंगे, जो निर्माण कार्य हैं उनको तेजी लाके उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। सुना आपने, मंत्री जी के हिसाब से तो 1 महीने के भीतर ही खुदी हुई सड़कें चमचमाने लगेंगी,
लेकिन ये होगा कैसे, जिस काम को पूरा होने का इंतजार दूनवासी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर जस की तस है, भला उस काम को महज 1 महीने में कैसे पूरा कर लिया जाएगा मंत्री जी। वहीं डीएम सोनिका भी कह रही हैं कि स्मार्ट सिटी के काम में तेजी लाई जा रही है और जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है, और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, एमडीडी, नगर निगम, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। आम जनता को जो परेशानी हो रही है वो तो है ही, लेकिन इससे परे वो तस्वीर भी देख लीजिए जो बताती है कि स्मार्ट दून के नाम पर किस तरह से व्यापारियों को भी परेशान किया जा रहा है। दुकान में जाने का रास्ता तक नहीं छोड़ा गया, व्यापारी की दुकान के सामने ही गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। ऐसे हाल में भला कौन खरीदार दुकान में पहुंचेगा? व्यापारियों का साफ तौर से कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बहुत धीरे धीरे ये लोग काम कर रहे हैं और हमारे लिए इन्होंने समस्या ही खड़ी करके रखी हुई है। ये हमारे सामने ही है, ये 3 महीने से तोड़ के गए हुए हैं। इसको ना ये पूरी तरह से बना रहे हैं, ना ये कुछ कर रहे हैं। मेन चीज़ तो वैसा भी है कि पहले तो रोड ही देख लीजिए आप, रोडों की चौड़ाई देख लीजिए, ऊपर से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था स्मार्ट सिटी ने ख़त्म कर दिया है। हालात 3 महीने हो गए सर, धूल फांकते फांकते यहाँ पे सुबह ही आते हैं, शाम को पूरे वाइट होके जाते हैं हम लोग। ये भी नहीं कोई पानी का छिड़काव ही कराते एक टैंक से। पहले अपनी लोकल मार्केट जो है उसको बराबर बनाइए, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको खुश किए, तभी तो विकास होगा। बाहर से लोगों को बुला के सिर्फ दिखावा करके क्या होगा? ये व्यापारियों का दुख दर्द है जिसे इनके अलावा शायद ही कोई महसूस कर सकता है। जब दून में रहने वाली जनता, व्यापारी ही परेशान हो, तब आखिर विदेश से आने वाले मेहमानों का क्या रिएक्शन होगा, इसे बखूबी समझा जा सकता है। और क्या दून की इस बदहाल तस्वीर को देखकर लगता है कि दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट तक काम पूरा हो जाएगा या फिर महज खानापूर्ति की जाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून स्थित एमएलए हॉस्टल के कमरों पर कब्जा, कई पूर्व विधायकों का भी नहीं खत्म हो रहा मोह, नियम विरुद्ध कब्जा करने पर उठ रहे सवाल। फर्जी रजिस्ट्री मामले के मास्टरमाइंड की मौत से उलझ रही गुत्थी, सवालों के घेरे में केपी सिंह की मौत, मामले को सुलझाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती। कांग्रेस ने खनन नीति पर उठाए सवाल, कहा आबकारी और खनन पर निर्भर करते हैं प्रदेश की आर्थिकी और राजस्व, लेकिन सरकार के पास नहीं कोई ठोस नीति। देहरादून डीएवी कॉलेज की दीवार गिरने से युवती की मौत, मामले में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लापरवाही के लगे आरोप।